नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी सिंह मंत्राज स्टडी सर्कल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, डेली की तरह आज हम लोग एक करंट का न्यू सेशन लेके आए हैं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे करंट के बारे में एक नया टॉपिक। इससे पहले ही हम लोग जानते हैं एक कोटेशन के बारे में। आप सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं हरा सकते जो कभी हार नहीं मानता। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि अपने जीवन को जीना कितना कठिन है। जीतता वही व्यक्ति है जो निरंतर प्रयास करता है, और आप उस व्यक्ति को नहीं हरा सकते जो कभी अपनी हार नहीं मानता है। दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग देखें तो जो व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष के प्रति डेडिकेट रहते हैं वो हमेशा किसी से अपनी हार नहीं मानते हैं और उन्हें कोई हरा भी नहीं सकता है। दोस्तों, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला अपना टॉपिक है दोस्तों, हमारा करंट का टॉपिक है कुमार मंगलम बिरला को मिला ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द ईयर अवार्ड। दोस्तों, इस अवार्ड की बात करें हम लोग तो आदित्य बिरला समूह के ही अध्यक्ष हैं। कौन? ये हमारे कह सकते हैं कुमार मंगलम। 16 दिसंबर 2021 को द इंडस एंटरप्रेन्योर से ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। दोस्तों, या वह ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले भारतीय हैं जिन्हें क्या हैं, उद्योगपति हैं, इन्होंने जो पुरस्कार प्राप्त किया है। इसके अलावा टेक्स्टार को बेस्ट ग्लोबल एक्सेलेरेटर फॉर स्टार्टअप्स और MIT को ग्लोबल यूनिवर्सिटी प्रोमोटिंग स्टूडेंट इंटरप्रेन्योरशिप पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनको कौन सा मिला है? ग्लोबल इंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द ईयर अवार्ड। दोस्तों, ये किसको दिया जाता है? ये जो है इंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा जो हम लोग अच्छा जो प्रदर्शन करता है, जो कंपनियां हैं उसमें जो अपना उद्योग धंधे में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने से यह पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि सरकार क्या करेगी? सरकार ने एथेनॉल पर GST दर 18% से घटाकर किया 5%। दोस्तों, ये हमको एक अच्छी खुशखबरी कह सकते हैं इसको। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पेट्रोल की बात करें तो इसमें लगभग उसका जो रेट है कितना है, 95 रुपीज़, और ये हर स्थान पर अलग अलग जगह पर इसका जो है कह सकते हैं रेट है। और हम लोग अगर इथेनॉल की बात करें दोस्तों, ये क्या है? सरकार जो हमारी कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए क्या करती है, ये पेट्रोल में क्या मिलाती है, एथेनॉल का जो है इसका मिक्सचर मिलाती है। और इसी पर जो सरकार ने जो इसका GST था 18% घटाकर कितना कर दिया, 5%। तो कोई एथेनॉल मिलाने से क्या होगा, इसमें जो है कार्बन से जो जितने जो उत्सर्जन होता है कार्बन का, वो क्या होगा, कम हो जाएगा। और इसकी GST कितनी, 18% से घटाकर कितना कर दिया, 5%। दोस्तों, अब हम लोग बात करें तो कोई GST क्या है? इसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। दोस्तों, हम लोग बात करें GST तो इसकी जो स्थापना होती है GST की, GST हमारा जो है किसके, यानी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो इसकी जो स्थापना है वो कब होती है? इसका जो बिल लाया गया, इसको बिल पास किया गया कब? 1 जुलाई 2017 से GST लाई गई है। दोस्तों, ये सबसे हम लोग बात करें, सबसे पहले जो हमारा आसाम जो राज्य है उसने क्या किया है, उसने सबसे पहले अडॉप्ट करने वाला पहला राज्य बना है जिसने GST अपने यहाँ सबसे पहले लागू की। उसके बाद दोस्तों बात करें हम लोग, उसके बाद जो है सबसे अगर लास्ट की बात करें, हमारे यहाँ सबसे लास्ट में जो GST है वो किस राज्य ने लागू की है? जम्मू एंड कश्मीर ने। दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर ये क्या है हमारा, इससे एक अलग लद्दाख जो है हमारा एक केंद्र शासित दोनों प्रदेश बन गए हैं। इसका जो है इसका जो बंटवारा कब से माना जाएगा, ये लागू होगा 31 अक्टूबर 2019 से इसको लागू माना जाएगा। इसके जो है दो कह सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश में इसको डिवाइड कर दिया गया है। दोस्तों, हम लोग बात करें कि जो सरकार का मेन उद्देश्य क्या है, सरकार के एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल GST कार्यक्रम के तहत तेल विपणन कंपनियां जो हैं OMC ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं एथेनॉल के साथ मिश्रित पेट्रोल को 10% तक बेचती हैं। कितना? 10% तक। सरकार ने 2030 तक जो है इसको 20% करने का इरादा यानी रखा है। और हम लोग बात करें इस कार्यक्रम को, अगर बात करें सब लोग, ये पूरे भारत में ये लागू है, लेकिन इस कार्यक्रम अंडमान निकोबार लक्षद्वीप द्वीपों के संघ शासित प्रदेशों को छोड़कर पूरे भारत में विस्तार किया गया है। दोस्तों, ये अब हम लोग आगे बात करें, आइए
दोस्तों एक नया क्वेश्चन हमारा है, नया जो टॉपिक कह सकते हैं इसको, वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने ग्रहण किया चीफ ऑफ स्टाफ ईएनसी का पदभार। अब दोस्तों एक हमारे चीफ ऑफ स्टाफ क्या है, वो सीडीएस पूरे भारत का होता है, वो तीनों सेनाओं को जो मेल रखता है, तालमेल बना रखता है। तो हमारे कौन बने हैं, वो आपके मनोज मुकुंद नरवणे, मनोज मुकुंद ये जो है नरवणे, इनको क्या बनाया गया है, सीडीएस पूरे तीनों सेनाओं का संयुक्त रूप से सीडीएस बनाया गया है। दोस्तों ये क्या है, वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने ग्रहण किया चीफ ऑफ स्टाफ ईएनसी का पदभार। दोस्तों 16 दिसंबर 2021 को पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। दोस्तों अब हम लोग बात करें इसके जो एक पूर्वी पश्चिमी और हमारी जो है कह सकते हैं कि दक्षिणी कमान है क्या नौसेना की। अब ये किसके बने हैं, ये हमारे जो बने पूर्वी यानी कोच्चि, क्या है कोच्चि जो हमारी पूर्वी नौसेना कमान है, तो इसको जो क्या बने हैं, इसके बने हैं आपके जो है कह सकते हैं कि चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में इनको ग्रहण किया है, उन्होंने पद अपना ग्रहण किया है। उन्होंने फरवरी 2020 से 2021 तक विशाखापत्तनम में पूर्वी बेड़े की कमान भी संभाली है। वाइस एडमिरल के पद पर प्रोन्नति के बाद वे चीफ ऑफ स्टाफ ईएनसी के रूप में कार्यभार संभालेंगे। पहले राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के उप कमांडेंट भी ये रह चुके हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, अगला हमारा क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रदान किया रक्षा मंत्री पुरस्कार। देखो अभी एक हमारा हम लोग बात करें कि अभी नई एक पुरस्कार की बात करें, मंत्री पुरस्कार जो रक्षा मंत्री पुरस्कार जो है 16 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में रक्षा संपदा महानिदेशालय के 96वें स्थापना दिवस के अवसर पर उत्कृष्टता के लिए रक्षा मंत्री ने ये क्या किया है, पुरस्कार प्रदान किया है। जो अच्छा कह सकते हैं कि उत्कृष्ट हमारा जो कार्य किया है किसने, दिल्ली रक्षा मंत्रालय ने। दोस्तों अब हम लोग बात करें, देखो रक्षा मंत्रालय जिसका जो हेड ऑफिस कहाँ है, वो हमारा जो है रक्षा मंत्रालय की बात करें तो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली, ये आपका न्यू दिल्ली में है। दोस्तों अब हम लोग इसकी बात करें तो कुछ इन्होंने क्या किया है कि ई छावनी परियोजना के कार्यान्वयन में उपलब्धि के लिए 2021 से एक नया पुरस्कार स्थापित किया है। दोस्तों कौन सा, ई छावनी, यानी जो छावनियाँ होंगी हमारी वो क्या है, साफ स्वच्छता और ये कह सकते हैं कि नवाचार को बढ़ावा देने में इसको जो है कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा, ई छावनी पुरस्कार दिया जाएगा। जितने हमारे जो कैंटोनमेंट बोर्ड हैं उनको जो है नई जो परियोजना है उसको जो है सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों हम लोग देखते हैं कि हमारे जो ये कौन है, आपको दिख रहा है फोटो में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है उन्हीं ने क्या किया है, रक्षा मंत्री पुरस्कार की शुरुआत की है। दोस्तों हम लोग देखें अगर हमारा जो रक्षा मंत्रालय है यानी MHA इसको बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये क्या है, इसमें जो कार्य की बात करें, ये क्या कार्य करती है, इसमें सारे जो कह सकते हैं कि हम लोग जितने अर्धसैनिक बल हैं उनका गठन करना, उनके सैनिकों की भर्ती करना, तो MHA का काम है। और इसकी बात करें तो रक्षा मंत्रालय हमारा जो है इसके अधीन जो है हमारी जो जितनी जो कह सकते हैं हमारी जो इंडियन आर्मी है वो क्या है, वो इसी के अधीन जो है काम करती है। और रक्षा मंत्रालय में हम लोग बात करें तो हमारे जो रक्षा मंत्री हैं वो कौन है, राजनाथ सिंह हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करें, हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो है रियर कौन, ये आपके रियर एडमिरल संजीव मेहता ने ग्रहण किया फोमा का पदभार। दोस्तों ये फोमा का है, हम लोग फोमा की बात करें तो फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग महाराष्ट्र नेवल एरिया मुंबई के रूप में इसको इन्होंने जो है पदभार अपना ग्रहण किया है। वे विशिष्ट सेवा पदक के प्राप्त करता है। दोस्तों अब हम लोग बात करें तो ये क्या है, नवल, एक जो नेवल एरिया जो है कमांडिंग महाराष्ट्र का, और यहाँ पर जो क्या है इन्होंने यानी फोमा, इसको बात करें ऑफिसर कमांडिंग महाराष्ट्र नेवल एरिया फोमा के, ये क्या बने हैं, ये जो है आपके फ्लैग ऑफिसर बने हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करें भी विशिष्ट सेवा पदक के प्राप्त करता है। उनकी महत्वपूर्ण स्टाफ नियुक्तियों में हेडक्वार्टर NC में कमांडिंग ऑपरेशंस ऑफिसर NAVCC के चीफ ऑफ स्टाफ ऑफिसर भी ये इसमें शामिल है। दोस्तों इस नियुक्ति से पहले वे रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में मुख्य प्रशिक्षक नौसेना प्रमुख थे। दोस्तों अब देखो हम लोग बात करें वेलिंगटन, अभी हाल ही में हमारे जो पूर्व CDS जो चीफ डिफेंस स्टाफ थे तो उनका जो निधन हो गया है, वो दोस्तों कहाँ जा रहे थे, वो वेलिंगटन पर एक सभा को आयोजित करने जा रहे थे। तो वहीं पे क्या हुआ, कोन्नूर डिस्ट्रिक्ट जो है तमिलनाडु का, वहाँ पर इनका जो क्या हुआ है, निधन हो गया है। वहीं पे हेलीकॉप्टर क्रैश होने से इनका निधन हो गया है। दोस्तों अगला है हमारा क्वेश्चन, इसमें बात करें हम लोग जो मूलभूत साक्षरता और व्याख्यात्मकता की स्थिति पर रिपोर्ट लॉन्च की गई। दोस्तों यह रिपोर्ट किसने लॉन्च की है, ये हमारे प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद ने इसको लॉन्च किया है। और कब लॉन्च किया है, 16 दिसंबर 2021 को। भारत में मूलभूत साक्षरता संख्यात्मकता की स्थिति पर ये रिपोर्ट जारी करेगी। दोस्तों अब हम लोग देखें, देखो ये हमारा ये सब बच्चे जो हैं इनकी क्या है, इनकी संख्या को मूल साक्षरता कितने साक्षर हैं, कितने प्रतिशत की
संख्या है तो इसकी रिपोर्ट तैयार करेगी। इंस्टीट्यूशन फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने रिपोर्ट इसकी तैयार की है। यह एक बच्चे के समग्र विकास में प्रारंभिक शिक्षा के महत्व को प्रकाश डालता है। दोस्तों हम लोग बात करें कि यहाँ आगे NEP नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम यानी नई शिक्षा नीति के तहत यह इसकी भूमिका पर प्रकाश डालता है। दोस्तों हम लोग बात करें नई एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है इसको कब 2019 में यानी इसको कस्तूरी रंगन कमेटी थी जो कस्तूरी रंगन जो आपकी कमेटी थी उसी के द्वारा इसको जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कब इसको लागू किया गया है, यह 2021 से कार्य करेगी। दोस्तों हम लोग बात करें अगला क्वेश्चन हमारा अगला टॉपिक है जिसको बात करें हम लोग केंद्र ने की उत्तराखंड में मर्म चिकित्सा प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा। दोस्तों हमारे जो आयुष मंत्रालय है उसने क्या किया 16 दिसंबर 2021 को देश के नोडल केंद्र के रूप में उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में मर्म चिकित्सा प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की है। दोस्तों यह देश और दुनिया के छात्रों को आयुर्वेद में विशेषज्ञता हासिल करने में मदद करेगा। और दोस्तों बात करें हम लोग आयुष हमारे यहाँ का जो मंत्रालय है उसने क्या किया है मर्म चिकित्सा की प्रशिक्षण के लिए शुरुआत की है। दोस्तों इसमें क्या है इसमें जो है हमारे बात करें हम लोग आयुर्वेद यूनानी प्राकृतिक चिकित्सा हर्बल दवाओं को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन नेम द्वारा इसका घोषणा की गई है। दोस्तों अब हम लोग बात करें तो हमारे जो बात करें किसने उत्तराखंड ने इसको जो है मर्म चिकित्सा प्रशिक्षण केंद्र की घोषणा की है। दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है भूटान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया सर्वोच्च नागरिक सम्मान। दोस्तों भूटान की राजधानी की बात करें तो ये हमारा क्या है भूटान की राजधानी है थिम्पू। कहाँ है थिम्पू है। दोस्तों यह ध्यान रखना है। अब हम लोग इसकी बात करें तो भूटान हमारा क्या है ये हमारा भारत का पड़ोसी देश है, भारत का पड़ोसी देश है। और जो पड़ोसी देश होने के साथ साथ में ये क्या है हमारे जो कह सकते हैं इसने जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो भूटान का है इसने क्या किया है हमारे जहाँ के PM हैं जो नरेंद्र मोदी उन्होंने क्या किया है इनको जो है सम्मानित किया है। दोस्तों अब हम लोग बात करें भूटान ने 17 दिसंबर 2021 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदल पेल जी खोरलो से सम्मानित किया है। दोस्तों 17 दिसंबर को भूटान का राष्ट्रीय दिवस भी जो है मनाया जाता है। दोस्तों उन्हें कोविड-19 महामारी से समय भारत के शर्त रहित समर्थन के लिए सम्मानित किया गया है। भूटान पहला देश था जिसने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा कोविड-19 टीकों का भारत का उपहार प्राप्त करने वाला भूटान पहला देश था। दोस्तों हम लोग बात करें तो सबसे पहले भारत ने किसको सप्लाई किया था जो सीरम इंस्टीट्यूट हमारा जो है इंडिया का उसने कोविड-19 को टीके सबसे पहले किसको प्रदान किए थे उपहार के रूप में भूटान को दिए थे। इसलिए क्या है इसने इनको सम्मान दिया है। कौन सा सम्मान है ये हमारा जो है नगदक पेल जी खोरलो से सम्मानित किया है। ये वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अब हम लोग बात करें अगला हमारा क्वेश्चन है अगला जो है क्वेश्चन क्या है 2022 में महिला अंडर 19 और सैफ चैंपियंस की मेजबानी कौन करेगा। दोस्तों ये भारत करेगा। कौन किसकी अंडर 19 और अंडर 18 और अंडर 19 की दोनों की मेजबानी करेगा। कब करेगा ये 2022 में करेगा। दोस्तों हालांकि 2022 में महिला अंडर 19 अंडर 18 और 19 दोनों जो है सैफ चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। दोस्तों इसमें क्या है हम लोग देखें तो ये क्या है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने इसकी घोषणा की है। और इसके तहत क्या होगा जो हम लोग बात करें सैफ तो सैफ कप जो है वो किससे संबंधित है वो हमारा जो है फुटबॉल से संबंधित है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें सैफ जो है होगा अंडर 19 महिला चैंपियनशिप में कहाँ होगा बांग्लादेश भूटान नेपाल श्रीलंका और मेजबान इसका जो है ये सारी टीमें इसमें भाग ले रही हैं। दोस्तों बात करें हम लोग जो है उस बांग्लादेश है तो ये हमारा क्या है नेबरिंग कंट्री है। तो बांग्लादेश की सीमा जो है लगभग 4096 किलोमीटर जो है क्या है ये सीमा बनाता है। ये जो कि सबसे बड़ी सीमा साझा करता है भारत से। दोस्तों और सबसे छोटी सीमा की बात करें तो हमारा कौन है अफगानिस्तान। तो इसमें मात्र 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। दोस्तों अगला हम बात करें भूटान। अभी हम लोगों ने जिसे देखा तो भूटान क्या है भूटान की राजधानी कहाँ है थिम्पू है। ये भी हमारा नेबरिंग कंट्री है। नेपाल की राजधानी कहाँ है काठमांडू है। श्रीलंका की कहाँ है ये कोलंबो। आपको ध्यान रखना है ये सारे देश जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति ने किया टीवी पर राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जो कौन है ये हमारे वेंकैया नायडू। इन्होंने क्या किया 16 दिसंबर 2021 को महिलाओं में क्षय रोग पर राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। दोस्तों अब बात करें हम लोग क्षय रोग की तो क्षय रोग कैसा है ये हमारा संक्रामक बीमारी है यानी एक दूसरे में फैलने वाला रोग है। दोस्तों संक्रामक रोग अब इसके जो टीका है इसके सबसे पहले जो है इसके टीके खोज की बात करें हम लोग तो खोज किसने की थी इसकी टीके खोज की थी हमारे कौन थे हम लोग बात करें टीबी की जो हमारी संक्रामक जो है सबसे पहले हम लोग बात करें जिसकी खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। कब की थी 1882 ईस्वी में रॉबर्ट कोच द्वारा इसकी खोज की गई। और इसकी बात करें
तो ये अब टीबी की दोस्तों बात करें तो टीबी का ट्यूबरक्लोसिस, इसको टीबी की फुल फॉर्म होती है ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस जो है, अब देखो इसके अब सरकार ने हमारी जो कह सकते हैं कि 2025 तक हमारी जो केंद्र सरकार है उसने 2025 तक पूरे भारत में टीबी मुक्त भारत बनाने की इसने जो है सोचा है, और इसको 2025 तक जो है क्या करेगा, टीबी को बिल्कुल भारत से ख़त्म करने का इसने प्रण लिया है दोस्तों। अब हम लोग बात करें टीबी, तो टीबी क्या है, एक संक्रामक रोग है, और टीबी जो है ये लगभग दोस्तों आपको हम बता दें मेनली जो है ये टीबी जो है टू टाइप का होता है, टू टाइप का रोग है। इसमें जो है एक तो हमारा होता है, सबसे पहले टीबी बात करें, एक फेफड़ों को प्रभावित करता है, इसको प्रभावित करता है, फेफड़ों को प्रभावित करता है। और जो है टीबी रोग की बात करें, एक होता है पल्मोनरी टीबी, कौन सी, एक होती है पल्मोनरी टीबी, कौन सी होती है पल्मोनरी, और दूसरी कौन सी थी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी, एक्स्ट्रा। दोस्तों ये तो क्या है, ये थोड़ा चलो ये आप जो है सही हो जाता है, लेकिन जब किसी व्यक्ति को ज़्यादा ही एक्स्ट्रा रूप में पल्मोनरी में क्या है ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया में बढ़ जाते हैं तो पूरे शरीर में फैलने लगते हैं, ये खतरनाक बीमारी का रूप ले लेते हैं और इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। हालांकि जो है अब हम लोग बात करें तो टीबी से जो हमारे यहाँ पर मतलब क्या है, जो ऐसी ऐसी दवाइयाँ हैं जिससे क्या है जो 6 से 9 महीने के बीच में इसका जो कोर्स जो कंप्लीट कर लेते हैं वो क्या बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं, जैसे पहले थे वैसे की तरह हो जाते हैं दोस्तों। इसको हम लोग बात करें तो हमारे भारत ने क्या किया, 2023 के सतत वैश्विक लक्ष्य जो हमारे SDG गोल हैं जो हमारे कितने हैं 17 हैं, तो इस 17 गोल में एक जो है 2025 तक टीबी को समाप्त करने के लिए इसने प्रतिबद्ध यानी रहा है दोस्तों। अगला हमारा टॉपिक इसकी बात करें, गंगा मसाल कार्यक्रम यात्रा योजना 2009 के साथ नदी उत्सव की शुरुआत की गई दोस्तों। ये किसने की है, हमारे जो कैसे केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय जो गजेंद्र सिंह शेखावत जो हमारे मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने इसको शुरुआत किया है 16 दिसंबर 2021 को ध्वजारोहण के साथ में दोस्तों। इन दिनों नदी उत्सव की शुरुआत 23 दिसंबर को ये क्या होगी, इसकी समाप्ति होगी। मसाल को गंगा उत्सव में झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो दोस्तों बात करें हम लोग गंगा मिशन, 2015 में इसको शुरुआत किया गया था। 1 से 3 नवंबर 2021 तक गंगा उत्सव नदी महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया था दोस्तों। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी महिलाओं की शादी की उम्र 21 वर्ष करने की मंजूरी, किसने दी है, ये जो मंजूरी दी है किसने दी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। हाल ही में महिलाओं के लिए शादी की उम्र जो पहले क्या है 18 वर्ष, अब कितनी होगी 21 वर्ष दोस्तों। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये कौन सा 2006 का ये संशोधन है। इसमें जो है एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी हमारी जया जेटली जी थी, जया जेटली रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसको जो है अब क्या होगा, संसद के द्वारा अगर इसको जो कानून रूप से मान्यता मिल जाती है तो ये क्या होगा, हमारा जो इसमें जो महिलाओं की एज है शादी की वो पहले कितनी थी 18 भी है, और अब कितनी होने की संभावना है 21 वर्ष जो है इसका जो करने का फैसला लिया गया है। और दोस्तों पुरुषों की एज जो है ये लगभग जो है आपको बात करें ये 23 साल करने का, पिछली साल अभी जो है लास्ट साल जो है लास्ट ईयर सरकार ने फैसला किया था कि पुरुषों की जो है कि 21 बढ़ा कितनी हो जाएगी 23 साल, और महिलाओं की 18 से बढ़ा कितनी यानी 21 साल करने की जो आपकी जो उम्र है उसको जो है हटाना है। तो दोस्तों बात करें हम लोग महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र के लिए नए फैसले लागू करने के लिए सरकार ने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 क्या किया है, इसको जो है संसद से मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति के जो हस्ताक्षर हो जाते हैं तो क्या होगा, इसमें संशोधन माना जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अभी हाल ही में कहाँ पर हैं, बांग्लादेश की यात्रा पर हैं, और ये उद्घाटन करेंगे काली मंदिर का, कहाँ पे करेंगे, ये ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है वहीं पर इन्होंने क्या है उद्घाटन किया है, कब 17 दिसंबर को दोस्तों। हम लोग बात करें तो इससे पहले अगर श्री रमना काली मंदिर जो था इसको ध्वस्त कर दिया था किसने, पाकिस्तानी सेना ने, कब 1971 में इसको नष्ट कर दिया था। इसको हाल ही में क्या किया है इन्होंने, हमारे जो रामनाथ कोविंद जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने क्या किया है हाल ही में वहाँ पर जो है 50 साल के बाद में जो है ढाका में क्या किया है इसको जो है इसका दोबारा से उद्घाटन किया है दोस्तों। अब हम लोग बात करें तो पाकिस्तानी सेना ने उसको जो ध्वस्त किया था उसके लिए एक ऑपरेशन जिसको नाम से जाना जाता है कोड नेम ऑपरेशन सर्च लाइट द्वारा जो है इसको जो है नष्ट किया गया था दोस्तों। अब हम लोग बात करें भारत ने मंदिर के नवीनीकरण का समर्थन किया है। मुस्लिम बहुल बांग्लादेश में हम लोग बात करें तो लगभग इसमें 17 करोड़ जनसंख्या है। आबादी की बात करें कितना 16.9 करोड़ जो आबादी है, जिसमें हिंदुओं की बात करें कितना है 90% कौन है मुस्लिम है, और 10% जो है वह हिंदुओं की आबादी है दोस्तों। ये क्या है हमारा पड़ोसी देश है। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसने क्या किया है, इसमें अपने 0.1% की इसमें ब्याज दर में वृद्धि की है। इसमें जो है बेस रेट इसकी जो है कितनी 0.1 की इसने बढ़ा के और वर्तमान में बात कर कितनी हो गई 7.55% जो है हो गई है। नई दर जो है 15 दिसंबर 2021 से लागू होगी। कब से लागू होगी
15 दिसंबर 2021 है। दोस्तों इसने भी हाल ही में मिनिमम जो बैलेंस चार्ज था वो जो 2019 से इसने क्या किया था, ख़त्म कर दिया था इसको। यानी कोई अब आप अगर अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हैं तो आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। दोस्तों अब हम लोग बात करें एसबीआई। एसबीआई क्या है, हमारी एक स्वायत्त संस्था है, सॉरी ये हमारी कैसी है, एक संस्था है हमारी, कह सकते हैं कि बैंक है। कैसी है, राष्ट्रीय बैंक है। ये कैसी है, पूर्ण राष्ट्रीय बैंक है, राष्ट्रीय बैंक है। इसमें जो बात करें तो ये दोस्तों आरबीआई की स्थापना की बात करें तो इसकी कब हुई थी, 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना होती है। और दोस्तों इसका मुख्यालय की बात करें तो कहाँ है, एसबीआई का मुख्यालय की बात करें तो एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, इसने क्या किया है, इसने जो है दर कितनी बढ़ा के 7.55% कर दी है। कितने से बढ़ा करके 0.1% की इसमें वृद्धि की है। दोस्तों अगला हम लोग बात करें, हमारा जो कह सकते हैं कि प्राइम लैंडिंग रेट को भी 12.2% से संतुलित करके कितना कर दिया है, 12.3% कर दिया है। दोस्तों आज का हमारा जो मेन टॉपिक था दोस्तों, बाद बाकी हम लोग जो है इसको कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों लाइक और कमेंट करें।